ओके एक मिनट, ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? तो लास्ट क्लास में हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, है ना? ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था ना ये टॉपिक, स्टैंडर्ड, ओह मल्टीवेरिएट पे चला गया मैं, यूनिवेरिएट पे थे यहाँ पे। अच्छा ये स्टार्ट किए थे स्टैंडर्ड, है ना, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट मल्टीवेरिएट, मल्टीवेरिएट बाद में आएगा। तो स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किए थे। तो इसमें मैंने देखा था डिजनरेट क्या है, बर्नौली क्या है, बाइनोमियल जस्ट इंट्रोड्यूस किए थे, है ना, और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है चलिए, तो बाइनोमियल से स्टार्ट करते हैं। हाँ गुड इवनिंग, ऑडिबल हूँ मैं? हाँ चलो बाइनोमियल कंटिन्यू करते हैं ना। तो हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो बाकी डीजेनरेट में, बर्नौली में अगर किसी को डाउट हो, डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो वो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे, सो उसको कंटिन्यू किया जाए। देखो तुमने चेक नहीं किया? किसी ने देखा गुप्ता कपूर? चलो गुप्ता कपूर बुक देख के मैं पढ़ा नहीं रहा, तो मुझे भी आइडिया नहीं उसमें है कि नहीं है। मैं वीके रोहतगी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। तो अच्छा उसमें दिया ही नहीं है, ओके, लेकिन सिलेबस में तो है। तो कई सारी चीजें हैं जो किसी बुक में है किसी में नहीं है, जैसे, है ना, तो वो तुम्हें सिलेबस को फॉलो करना है, ठीक है। तो गुप्ता कपूर बहुत अच्छी बुक है। एक दो टॉपिक होगा जो नहीं होगा, है ना, इस तरह से, या किसी और नाम से हो सकता है, कहीं पे 1 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ हो, तो चेक करो। क्योंकि गुप्ता कपूर बुक में क्या है ना, उसका ऑर्डर सिलेबस के हिसाब से है, तो मुझे थोड़ा सा वो फॉलो करने में थोड़ा वो होता है, प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं, गुप्ता कपूर बुक बहुत अच्छी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए भी अच्छी बुक है। तो तुम्हें सिलेबस से देख के करना पड़ेगा, ठीक है ना। हालांकि मेरे पास है गुप्ता कपूर बुक भी, तो मैं चेक कर सकता हूँ। हाँ प्रूफ स्वरूप पे ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि एकेडमिक्स में प्रूफ की जरूरत है, एंट्रेंस में प्रूफ नहीं चाहिए। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है, उस दौरान डिस्कार्ड मेथड थोड़ा हेल्प करेगा। एग्जाम में प्रूफ करना इज नॉट ए गुड आइडिया, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। ये है प्रूफ, थ्योरम्स का प्रूफ पे फोकस मत करो, आप डेफिनेशन में फोकस करो, थ्योरम्स क्या है उसके स्टेटमेंट को समझो, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन अप्लाई करो, तो क्वेश्चन में उसको यूज करो। हाँ लेकिन बहुत अच्छी बुक है, गुप्ता कपूर की बुक बहुत अच्छी है। इसने सीधा स्टार्ट किया डिस्क्रीट यूनिफॉर्म से, है ना, फिर बर्नौली सीधा, है ना। पहला इन्होंने जो चैप्टर इनका है, मेरे पास एक्चुअली इसका कौन सा एडिशन है मेरे पास, है ना, 11th एडिशन है गुप्ता कपूर वाली, पुरानी हो गई है, अब नई आ चुकी होगी। तो इसमें चैप्टर 8 है, स्पेशल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का नाम है। तो उसमें इन्होंने स्टार्ट किया, पहला डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्कस किया इन्होंने डिस्क्रीट यूनिफॉर्म से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। देन बर्नौली डिस्कस किया है, एंड देन बाइनोमियल है, ठीक है ना। हाँ तो डिजेनरेट नहीं दिया होगा इसमें, छोड़ दिया होगा, लेकिन एग्जाम में डिजेनरेट में क्वेश्चंस आए हैं, एग्जाम में भी, गेट में भी, क्योंकि सिलेबस में है ना, इसीलिए। तो मैंने तो लिखा ही दिया है, क्योंकि मैं इसलिए सिलेबस फॉलो कर रहा हूँ। किसी पर्टिकुलर बुक में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है, कुछ कम है, ऐसा भी है, तो वो हमें सिलेबस को फॉलो करना है कि सिलेबस का एक एक टॉपिक तुम्हें पता हो, उसका डेफिनेशन, उससे रिलेटेड थ्योरम्स पता हो, है ना, फिर PYQs देखेंगे तो उसको सॉल्व कर पाओ। इतना हो गया, तैयारी हो गई तुम्हारी। अगर तुम पूरा प्रीवियस ईयर पेपर एंड में, मान लो कोर्स खत्म हो गया,
एंड में अगर तुम खुद से सॉल्व कर पा रहे हो बिना किसी हेल्प से, मतलब क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और तुम खुद सॉल्व कर पा रहे हो पूरे साल करने के बाद, तो तुम्हें समझ आ गया कॉन्सेप्ट, तुम्हें है ना चीजें पता चल गई, तो तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी हो गई है, ये चीज है। तो उसी प्रीवियस ईयर पेपर को 3-4 बार सॉल्व करके देख लो, अगर तुम घर पे बैठ के PYQ से 100% मार्क्स ले आते हो तो तुम्हारी तैयारी अच्छी हो गई है, ये चीजें है ना वो। वरना कई बार लगता रहता है कि हमने किया है आ गया, तुम एक एज अ PYQ को मॉक टेस्ट लेके तैयारी करके देखो कि मान लो ये मॉक टेस्ट है, अब उसमें तुम्हें कितने नंबर आते हैं, है ना, या तुम्हारे एग्जाम का पेपर है, तो अगर हर पेपर को तुम 100% सॉल्व कर पा रहे हो तो तैयारी हो गई। अभी तुम देखोगे तो फंस जाओगे कई जगह, अभी अगर तुम ट्राई करके देखो तो। कुछ लोग रिपीटर्स भी हैं, वो भी ट्राई करें, कई जगह फंसेंगे, मतलब जो पिछले साल दिए तो लॉजिकली उनका सारा क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, तुम करके देखो, है ना, वो चीज़ें हैं। क्योंकि जब बार बार रिवाइज करते हैं तो आसान क्वेश्चन लगता है बहुत आसान है, लेकिन डिफिकल्ट वाले में तुम्हें अभी भी डाउट होगा, तो वो क्लियर कब होगा, जब रिपीटेडली सॉल्व करोगे, तो जो कमियां हैं वो तुम्हारी दूर होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस वाली बुक में गुप्ता ग्लोबल में डिजेनरेट नहीं है, कोई बात नहीं है। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूं। सो हम लोग अभी देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट क्लास में भी देखा था हालांकि, लेकिन फिर से देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हमने है ना दोनों तरीके से देखा था कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना, बर्नौली ट्रायल्स, और जो स्मॉल p होता है प्रोबेबिलिटी, ये लास्ट क्लास में लिखा चुका हूं, दोबारा लिखा रहा हूं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, और जो Q है जो कि 1 - p होता है, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है, इन ईच ट्रायल, ठीक है। उसके बाद x जो रैंडम वेरिएबल है उसका क्या मीनिंग है, तो ये होता है नंबर ऑफ सक्सेस, है ना, इन बर्नौली ट्रायल्स। हालांकि मीनिंग सिर्फ नंबर ऑफ सक्सेस है, तो ये सक्सेस को काउंट करता है। तो इसका जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट का मतलब होता है x की पॉसिबल वैल्यूज, है ना, तो जो सपोर्ट है वो 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू n, ये इसका सपोर्ट है रैंडम वेरिएबल का, ठीक। तो ये जो x है नंबर ऑफ सक्सेस इन n बर्नौली ट्रायल्स, तो तुमने n टाइम ट्रायल किए, बर्नौली ट्रायल ये था कि n शुड बी फाइनाइट, सक्सेस प्रोबेबिलिटी शुड रिमेन सेम इन ईच ट्रायल, एंड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। और एक और दिखाया था ईच ट्रायल हैज ओनली 2 आउटकम्स, है ना, सक्सेस और फेलियर। तो ये बर्नौली ट्रायल का मतलब है। अब तो हमने ये कहा था कि रैंडम वेरिएबल x हैज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन if and only if PMF of x is probability x is equal to x is NCx p की पावर x q की पावर n minus x, x will take value 0 1 2 up to n, ठीक है। तो यहां से हमने देखा ये तो हो गया PMF इसका। फिर आपने है ना सपोर्ट तो मैं लिख ही दिया, फिर से बता देता हूँ, भूलना नहीं है। कई बार सपोर्ट देख के तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया लग जाता है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा है तुम्हें सपोर्ट पता चल गया, अच्छा तो इसका मतलब तुम्हें लग जाएगा अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना, तो बाकी ऑप्शंस आउट हो जाएंगे जहां वो सपोर्ट नहीं होगा। तो सपोर्ट तुम्हें ध्यान रखना, कई बार हेल्प करता है। ये हो गया तुम्हारे पास। अब मीन हमने कैलकुलेट किया था EX, है ना, जो कि मीन है, तो ये आप लोगों ने बताया था लास्ट क्लास में, है ना, NP प्रूव भी कर सकते हैं बाय डेफिनेशन, और वेरिएंस ऑफ x सिग्मा स्क्वायर NPQ, फिर MGF, ठीक है, तो ये MGF है,
q प्लस पी ई की पावर टी इस पूरे की पावर n, या है ना बुक में ये 1 माइनस पी लिखा होगा q की जगह। सो ये हो गया mgf आपका। ओके, तो ये तो मैं लास्ट क्लास में कर चुके हैं हम लोग। होता क्या एक्चुअली, जैसे तुम p प्लस क्यू के पावर n को जब तुम ओपन करते हो बाई बाइनोमियल थ्योरम, तो बताओ इसका एक्सपेंशन क्या होता है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, कोई बताओ। अरे पी एन कहां से आ गया, p की पावर n, अच्छा हाँ, अगर शॉर्ट में लिखो समेशन एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर n माइनस आर, या कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं सर ऐसा लिखो एन सी आर पी की पावर n माइनस आर क्यू की पावर आर, एक्चुअली दोनों सेम ही हैं, ठीक है ना। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, है दोनों सेम ही। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब तुम एक्सपेंशन लिखते हो ना, तो जैसे a प्लस बी की पावर n है, तो इसका एक्सपेंशन ये भी सही है वो भी सही है, दोनों सेम है, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा एक्सपेंशन में। लेकिन चूंकि जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हैं, तो मैं इसको इस तरीके से ओपन करते दूसरे वाले से ओपन करता हूँ, सो है ना, उसको मैं ओपन करता हूँ जो दूसरा लिखा हमने, या इसको ही ओपन करते, ये रहता है ना हमारा बाइनोमियल बेस, है ना, दोनों सेम ही है, जिसको जो याद, लेकिन ध्यान ये दोनों का सम सेम ही देगा वो, चाहे p प्लस क्यू का पावर n या q प्लस p की पावर n, बात तो बराबर ही है। सो इसीलिए इसको जब ओपन करते हो तो nc0 p की पावर 0 q की पावर n माइनस 0, फिर आता है nc1 p की पावर 1 q की पावर n माइनस 1, यही चलता रहता है। एंड में ncn p की पावर n q की पावर n माइनस q की पावर n माइनस n, जो कि हो गया 0। तो देख रहे हो, तो ये जो तुम्हारे पास है, अब तुम्हें पता है ना ये p प्लस क्यू क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है ना। सो ये जो है प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 है, ये जो नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 है। जस्ट मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि, है ना, तो बाइनोमियल में क्या होता है ना, जब पीएमएफ का सम 1 होता है, तो एक्चुअली ईच टर्म जो बाइनोमियल एक्सपेंशन से आए, बाइनोमियल थ्योरम नाम क्यों है ना, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं इससे तुम, क्योंकि इसके जो पीएमएफ है वो बाइनोमियल थ्योरम्स के जो ईच टर्म है वही पीएमएफ का ईच पॉइंट पे मास है यहाँ पे। सो है ना, तो यहाँ से देख पा रहे हो 0 पे ये है, तो इसीलिए क्या होता है x बराबर r, तो ये एक्चुअली कोई एक r प्लस 1th टर्म है ना, x बराबर r, तो ये हमारे पास होता है ncr p की पावर r q रेज़ टू पावर n माइनस r, ठीक है। इस तरह r कुछ भी तुम ले सकते हो, यू कैन कंसीडर r एज 0 1 2 अप टू n, यू कैन कंसीडर एनीथिंग, ठीक। तो मतलब बाइनोमियल थ्योरम से ही एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन का ईच टर्म इज द पॉइंट मास एट ईच पॉइंट फ्रॉम 0 टू n। ओके, ये हो गया थ्योरी। अब बर्नौली और बाइनोमियल में क्या रिलेशन है ना, अब तुम्हें देखना है कि बर्नौली और बाइनोमियल में क्या रिलेशन है, जो लास्ट क्लास में स्टार्ट भी कर रहे थे हम। सो फिर आप सबको पता है कि मान लो ऐसा है थ्योरम, या रिमार्क लिख लो, है ना, तो हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी, ओके। अब क्या है आपके पास कि जैसे देखो
मैं थ्योरम लिख रहा था कि मतलब जो तुम्हारे पास ये है, या रिमार्क में भी लिख सकते हो, ये कुछ थ्योरम लिखने का जरूरत है नहीं, सो यू कैन राइट इट इनटू रिमार्क आल्सो, कि तुम्हारे पास जो बर्नौली ट्रायल्स है, बर्नौली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक टाइप का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही है ना। सो रिमार्क में ये लिखना चाहता हूँ जस्ट कि ये जो बाइनोमियल, ये नोटेशन हुआ, बाइनोमियल 1, p जो है ना, दिस इज सेम एज, सो मैं क्या लिखूं, दिस हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज, या कैसे लिखूं इसको मैं, कैसे लिखते हैं, दो डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तुम लोग कैसे लिखते हो, इक्वल टू डी, ऊपर डी लिख दो, चलो ये नोटेशन फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू डी का, तो ऊपर एक डी लिखा हुआ है, इसका मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर सिर्फ इक्वल लिखना अलग चीज होता है ना, तो जो बाइनोमियल 1, p है वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है बर्नौली p के साथ, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि इसमें सिंपली है ना, वेयर नोटेशन एक्सप्लेन कर देता हूं, इसका मतलब है दिस मीन्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का डेफिनेशन क्या है, अगर ये लिखा डेफिनेशन भी देख लेते हैं, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये लिखा चुका हूं हालांकि, लेकिन बताओ आप लोग, कोई दो रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कब होंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, उसका पीडीएफ सेम होगा, ठीक है ना। सो लाइक मैं अगर बोलूं कि टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x and y are, so two discrete random variable x and y are identically distributed if and only if प्रोबेबिलिटी, मान लो कोई तीसरे पॉइंट पे x is equal to t and probability y is equal to t, they are equal for all t belongs to रियल नंबर। ये हो गया कि कोई दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कब होंगे, जब ऐसा होगा। सिमिलरली अगर मैं कॉन्टिन्यूअस के लिए लिखूं तो क्या होगा, यही चीज अगर मैं कॉन्टिन्यूअस के लिए करता हूं, okay now टू कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट की जगह कॉन्टिन्यूअस है, सो टू कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स वाई आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ एंड ओनली इफ, यहां पे क्या होगा कि पीडीएफ ऑफ x एट t एंड पीडीएफ ऑफ y, सो ये जो सफिक्स में xy लिखा है, ये उस f तो कॉमन, स्मॉल f का मतलब हम लोग प्रोबेबिलिटी में pdf को लिखते हैं, सो जो भी सफिक्स में है उस रैंडम वेरिएबल का pdf है, तो fx लिखा है मतलब pdf ऑफ x एट पॉइंट t, pdf ऑफ y एट t, दे आर इक्वल फॉर ऑल t बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ओके। चलिए रिमार्क में ये लिख दे, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल मे नॉट बी इक्वल रैंडम वेरिएबल, ठीक है, तो दोनों का मीनिंग अलग है, इक्वल होगा तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ही जाएगा ना, दोनों इक्वल रैंडम वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा, बट अगर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जरूरी नहीं वो इक्वल है, सो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मे नॉट बी, सो मे नॉट बी इक्वल रैंडम वेरिएबल, ठीक। चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, पहले एक बार स्लाइड देख लो,
इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, अभी आप लोगों को जवाब देना है। तो हमने ये इंफॉर्मेशन लिखा यहाँ पे, चलिए तो इधर ही लिख देता हूं मैं। तो सो क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ठीक है, बेसिक सही क्वेश्चन है। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, x denotes number of heads obtained, y denotes number of tails obtained। ठीक, देन पहला ऑप्शन है आपके पास x is binomial distribution with 2, 1/2। ऑप्शन बी, मतलब चलो ए बी, y is binomial random variable 2, 1/2। ऑप्शन सी, x and y are equal random variable। ऑप्शन डी, x and y are identically distributed random variable। सर ए बी डी। ओके, है ना, बेसिक क्वेश्चन है जस्ट। सो सबको क्लियर है ये? चलो, सो अगर तुम देखो, अब यहाँ इस क्वेश्चन को मैं इधर एक्सप्लेन करता हूं। सो हमने कहा अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ठीक है, सो एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया। तो पहली बात ये है कि क्या ये हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं यहाँ पे? 2। क्या ये बर्नौली ट्रायल होंगे? तुम लॉजिकली सोच सकते हो यहाँ पे कि 2 कॉइन्स है, पहली बार हेड आए या टेल आए, क्या दूसरे को फर्क पड़ेगा? ऐसा तो है क्या कि पहली बार में हेड आया होगा, दूसरी बार जब उसी को टॉस करेंगे तो हेड ही आएगा? ऐसा कुछ रिलेशन है क्या इनके बीच? मतलब दोनों ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे? ठीक है ना। सो क्वाइन वाले केसेस, डाइस वाले केसेस हमेशा इंडिपेंडेंट ही होंगे, वहां कोई इफेक्ट नहीं। तुम 10 बार टॉस कर लो, ऑल 10 ट्रायल्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑलवेज। ठीक है ना। सो यहाँ पे 2 जो है तो नंबर ऑफ ट्रायल इज 2। ठीक है, अब जैसे आप अगर x को डिफाइन किया आपने, तो आपको खुद ध्यान रखना है कि बाइनोमियल कब लगता है। सो देयर आर 2 ट्रायल्स हियर, देयर आर बर्नौली ट्रायल्स। अब x जैसे डिफाइन किया मैं, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। सो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है एक्चुअली 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2 है। अगर कॉइन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो हम लोग उसको अनबायस्ड कॉइन अज्यूम करके चलेंगे। डाइस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो वो अनबायस्ड डाई अज्यूम करके चलेंगे इस तरीके से। तो हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ है, मतलब बाय डिफॉल्ट वैसा होगा। एंड सो सिंपली आप सोचोगे ओके, सो इफ आई कंसीडर दिस एज हेड, है ना, सो इफ आई कंसीडर हेड एज अ सक्सेस, इफ आई कंसीडर हेड एज अ सक्सेस, ठीक है ना, तो ये क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 ट्रायल्स, यही मतलब है ना। तो ऑब्वियसली यू हैव टू डिसाइड लॉजिकली कि यू हैव 2 ट्रायल्स एंड यू वांट टू काउंट नंबर ऑफ सक्सेस। सो नंबर ऑफ सक्सेस इज रैंडम, इट मे बी 0, इट मे बी 1, इट मे बी 2, है ना, ऐसे आप डिसाइड करोगे। सो यू कैन थिंक ऑफ, है ना, सपोर्ट ऑल्सो। सो यू आर काउंटिंग नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, मे बी 0, इट मे बी 1, इट मे बी 2। सो x will have distribution binomial by interpretation में ध्यान रखना है। तो x will have binomial distribution n, probability of head, तो सक्सेस, ये जो सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ यूज करनी है आपने। इन अ सिमिलर वे व्हेन यू डिफाइन y, है ना, which is number of tails, है ना, obtained। So यहाँ पे tail is your success here, okay? So again the number of success may be 0, 1, 2,
और in that case you may decide, okay, so why counting number of tails out of two trials, so it may be 0 1 2, so it will be binomial n comma probability of tail. तो यहाँ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है एक्चुअली, है ना, बिकॉज जो रैंडम वेरिएबल में जो टर्म है वो सक्सेस है वहाँ पे, है ना, तो यहाँ नंबर ऑफ टेल्स यू आर काउंटिंग, सो यू कंसीडर प्रोबेबिलिटी दिस, सो जो कि सेम ही है, ये मतलब हो गया बाइनोमियल n जो कि 2 था और प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हाफ है, सेम यहाँ पे, सो y यू हैव बाइनोमियल, सो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही आ गया ना, क्या रैंडम वेरिएबल सेम है, क्या x वही काउंट कर रहा है जो y काउंट कर रहा है, क्या x y, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि क्या x इज इक्वल टू y ऐसा लिख सकते हैं, है ना, सो x y आर काउंटिंग डिफरेंट थिंग्स, फॉर एग्जांपल आपको रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन अगर याद है तो आप ध्यान तो क्यों, क्योंकि आप ध्यान दो तो ओमेगा इज एच 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 टी टी एच टी टी, ठीक, सो x करस्पॉन्डिंग टू एच एच इज व्हाट, कितना, नहीं, नॉट आस्किंग प्रोबेबिलिटी, x डिनोट्स रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, राइट, अरे किसी का 1 किसी का 2 ऐसे आ रहा है, x इज काउंटिंग नंबर ऑफ हेड्स, hh में कितने हेड दिख रहा है तुम्हें, 2, सो 2, व्हाट इज द y करस्पॉन्डिंग टू hh, ये ऐसा लिख रहा हूं, fx लिखते हैं ना वैसे ही, तो f की जगह x है और x की जगह आउटकम ओमेगा है, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर, तो रैंडम वेरिएबल सैंपल स्पेस के हर आउटकम को किसी रियल नंबर से एसोसिएट करेगा, सो hh इज एसोसिएटेड विद 2 अंडर x, hh इज एसोसिएटेड टू व्हाट अंडर y, 0, है ना, so y is the number of tails, so y is counting number of tails, so number of tails in hh, so it is 0, so क्या यहाँ दिख रहा है xy इक्वल है, कोई दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, fx इज इक्वल टू gx इक्वल तब होगा जब फॉर ऑल सारे रियल नंबर पे इक्वल होंगे, तभी बोलेंगे इक्वल है ना, दोनों का इक्वल डोमेन पे इक्वल होंगे, सो ये फंक्शन इक्वल है क्या, इस लॉजिक से ये बोलना चाह रहा हूँ कि दैट्स व्हाई x इज डिफरेंट देन y, है ना, सो दिस इंप्लाइज कि x y डिफरेंट फंक्शन है, अगर दोनों सेम फंक्शन होता, x एंड y सेम होता, तो हर पॉइंट पे दोनों के आंसर, है ना, इक्वल पॉइंट पे आंसर इक्वल आते, तो एच से करस्पॉन्डिंग ये 2 दे रहा है, तो इसलिए रैंडम वेरिएबल इक्वल नहीं है, बट अब तुम प्रोबेबिलिटी यहाँ तुम देख ही रखे हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, या तुम ट्राई करो कि व्हाट इज x बराबर 0 एंड व्हाट इज y बराबर 0, यू कैन आल्सो थिंक लाइक दिस, तो x था कि हमने 2 बार कॉइन को टॉस किया और एक बार भी हेड नहीं आया, तो एक बार भी हेड नहीं आया तो क्या आया, tt, तो tt का मतलब है 1/4, प्रोबेबिलिटी x बराबर 1, देखो यहाँ मैं बाइनोमियल लगा सकता था, मैं लगाया मतलब यहाँ मैं फॉर्मूला एनसीआर यूज कर सकता हूँ, बट नहीं यूज कर रहा, मैं सैंपल स्पेस से कर रहा हूँ, ठीक है, आउटकम देख के, सो दे आर इक्वली लाइकली, सो जस्ट यूजिंग क्लासिकल डेफिनेशन, सो यहाँ से x बराबर 1, तो 1 का मतलब एक बार हेड आया, देयर आर 2 आउटकम्स हैविंग 1 हेड, सो 2 आउटकम्स आउट ऑफ 4, तो ये 2/4 हो गया, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, सो मतलब बोथ आर हेड्स, तो ऐसे कितने आउटकम्स हैं, जस्ट 1 आउटकम, तो 1/4, यही पीएमएफ है ना, दिस इज अ पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x, सो दिस इज पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x, अब y बराबर 0 पे, सो y बराबर 0 का मतलब y इज काउंटिंग टेल्स, तो नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड, सो नो टेल मतलब बोथ हेड, सो यहाँ 1/4, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1, सो 1 टेल ऑब्टेन्ड, है ना, so 2/4 and the probability y is equal to 2, so means both are tail actually, है ना, तो 1/4, तो logically if you see here, okay, 0 पे इसका भी मास 1/4, 0 पे इसका भी मास 1/4, 1 पे इसका भी मास 2/4, 1 पे इसका भी मास 2/4, at 2 it is mass is 1/4, at 2 mass is 1/4, so आप देख रहे हो कि जो रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट भी इक्वल है और हर पॉइंट पे मास भी इक्वल है, रैंडम वेरिएबल इक्वल नहीं था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, रैंडम वेरिएबल आर डिफरेंट बट देयर डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल, सो व्हेन टू डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन, सो देन दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि x इज
x and y are identically distributed, they are not equal. Okay, so means, so here x and y are identically distributed actually, so identically distributed. ठीक है, so x and y are identically distributed. Okay, next question. अभी चूंकि इंडिपेंडेंट तो आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट मैं यहाँ वर्ड यूज करूंगा IID, है ना. सो यहाँ एक वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज होगा अभी, IID, या समटाइम्स बुक में ऐसा लिखा रहेगा IID. सो फुल फॉर्म क्या है IID का? Independent and identically distributed. Yes, so independent and identically distributed, है ना. ये फ्रीक्वेंटली पूरा इन्फरेंस में यूज होगा फ्रीक्वेंटली अभी. सो इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका ये मीनिंग है. ये तो डेफिनेशन मैंने समझ लिया अभी हमने, ये हालांकि डिटेल में मल्टीवेरिएट में आएगा, लेकिन अभी चूंकि जरूरत है तो एक बार मैं डिफाइन कर देता हूं. तो so how can we define independent random variable, है ना. so independent random variable, ठीक है. क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट यूज हो रहा है, अभी भी मैं यूज करूंगा क्योंकि थ्योरम्स बहुत सारे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में भी आते हैं. थ्योरम से याद रहेगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x and y are independent random variable if and only if the probability x is equal to x intersection y is equal to y. तो इसको बोलते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा होता है ना, आप जानते हो प्रोबेबिलिटी इवेंट A इंटरसेक्शन इवेंट B, वही है. दिस इज वन इवेंट, दिस इज अनदर इवेंट, तो एक साथ है A इंटरसेक्शन B, इसको बोलेंगे ज्वाइंट PMF बाद में. सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, इसका मतलब इस वाले सेट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एंड इनटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R. ठीक है, x y दोनों R में है. सो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ये बिल्कुल वैसे ही आप समझो, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB, जैसा इवेंट था. सो टू इवेंट्स A and B आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB. सेम वे में ऐसे समझो आप, इसका नाम है जॉइंट. इसको हम लिखेंगे हालांकि बाद में ऐसा लिखेंगे x, y, y, मीनिंग इसकी वही है, ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे. अब आपको पता नहीं सेपरेट कब कर सकते हैं, जब इंडिपेंडेंट होगा. जैसे आप इवेंट में जानते हो कि टू इवेंट्स का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट, तो सेम थिंग यहाँ भी है. सो ये डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट डिस्क्रीट में, ठीक है. सो इसको बोलेंगे आगे जाके, सो दिस इज एक्चुअली ज्वाइंट PMF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ये सब थोड़े वर्ड आगे यूज होगा, बट अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ, यूज करूंगा. सो डिटेल में आगे देखेंगे. प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल PMFs. सो इसको मार्जिनल PMF बोलते हैं. मार्जिनल मतलब इंडिविजुअल, है ना, मार्जिनल का मतलब हो गया इंडिविजुअल. सो प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल PMFs का प्रोडक्ट ज्वाइंट. ज्वाइंट क्यों है? क्योंकि ये साथ में इंटरसेक्शन है इसीलिए. सो इसको हम बोलेंगे ज्वाइंट PMF, और ये है इंडिविजुअल PMF, जिसको प्रोबेबिलिटी के सेंस में मार्जिनल PMF बोला जाता है, ठीक है. सो मार्जिनल का इंडिविजुअल, ओके. सो ये हो गया इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन डिस्क्रीट में. सेम अगर मैं कॉन्टिन्यूअस में लिखूं तो यही चीज अगर कॉन्टिन्यूअस में लिखूंगा तो हालांकि कॉन्टिन्यूअस तो बाद में आएगा, अभी डिस्क्रीट ही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो लिख देते हैं एक जगह, ये याद रहेगा. ठीक है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस के लिए है ना, तो वो डिस्क्रीट के लिए डेफिनेशन था, ये कॉन्टिन्यूअस के लिए है. सो
टू कॉन्टिन्यूअस random variable x and y are, so two continuous random variable x and y are independent if and only if, अब यहां ऐसा लिखा जाएगा कॉन्टिन्यूअस में, इज इक्वल टू, मीनिंग यहां भी वही है, तो इसका नाम है, ये जो है ज्वाइंट पीडीएफ, ठीक है, और ये है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ, सो मार्जिनल मतलब इंडिविजुअल, ठीक है ना, सो प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ्स, ठीक है, सो दिस इज ज्वाइंट पीडीएफ, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, जब आपको चेक करना होगा गिवन होगा, ज्वाइंट मतलब यहाँ भी इंटरसेक्शन ही है एक्चुअली, और यहाँ पे डिफरेंट वो है, बट चूंकि कॉन्टिन्यूअस के लिए पीएमएफ एक फंक्शन होता है जिसके बेस पे हम इंटरवल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो इस तरीके से लिखा जाता है। सो ये सब डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, अभी चूंकि वर्ड यूज करेंगे तो मीनिंग ये रहेगा, तो हमें तो मेनली अभी डिस्क्रीट के बारे में पढ़ना है ना, तो इसलिए आईआईडी वर्ड यूज होगा, तो आईआईडी का मतलब है इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिपेंडेंट का मतलब जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मार्जिन को, मतलब इंटरसेक्शन को अलग अलग कर सकते हैं जैसे इवेंट में करते हैं, तो वो मतलब इंडिपेंडेंट का होगा कि एक का अगेंस्ट दूसरे के अगेंस्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। This is the meaning of independence. And identically distributed मतलब both have same distribution but they are independent, है ना, इस तरीके से। So जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता कि ये जो मैंने एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे x and y क्या है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, अब तुम्हें डिसाइड करने में थोड़ा वो होगा। अगर तुमसे मैं पूछ लूँ, चलो जैसे मान लो अगर तुमसे मैं ऐसे पूछ लूँ x बराबर 0 एंड y बराबर 0, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जरा समझो। मैं एक क्वेश्चन तुम्हें इस पे थोड़ा जस्टिफाई कर देता हूँ। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है ना, किसका डेफिनेशन है, ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का। अब ये क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे ये क्वेश्चन में तुमसे मैं पूछा हूँ कि क्या ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने देखा कि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम आया है, रैंडम वेरिएबल डिफरेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम आया है, सो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मुझे चेक क्या करना है, मुझे चेक करना है क्या ये इंडिपेंडेंट है। तो देखो मैं तुम्हें जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं, सो क्वेश्चंस बाद में डिटेल में करेंगे, अभी समझो। x इज इक्वल टू 0 एक इवेंट है एंड इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 0, ये है ओके। अगर आपसे मैं ये पूछूं इक्वल टू, तो मुझे बताओ x इज इक्वल टू 0 है करस्पॉन्डिंग कौन कौन सा आउटकम है सैंपल स्पेस में, कौन सा। सो देखो ये एक इवेंट ही है और इसका मीनिंग होगा यहाँ पे एक आउटकम है, वो कौन सा है, tt, है ना। x का मीनिंग क्या था, नंबर ऑफ हेड्स, है ना, द x का मीनिंग जो था यहाँ पे वो नंबर ऑफ हेड्स था, तो x बराबर 0, तो ऐसे आउटकम लो सैंपल स्पेस से जिसमें एक भी हेड ना हो, तो tt है। इंटरसेक्शन y is equal to 0, so what is the outcome in the sample space corresponding to y is equal to 0, h, है ना। तो यहाँ y बराबर 0 का मतलब हुआ कि नो टेल्स, है ना, नंबर ऑफ टेल्स था यहाँ पे, तो 0 टेल आया हो ऐसा। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, ये एक सेट है, इवेंट है, ये एक इवेंट है, a b, तो a इंटरसेक्शन b यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, और 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0, ओके। तो अभी तुम्हें मैं एक ज्वाइंट पीएमएफ निकाल के बताया, पूरा पीएमएफ तो नहीं, एक पॉइंट पे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के बताया तुम्हें मैं, ठीक। ये एक ब्रैकेट में था इंटरसेक्शन लेके, अब इसको इंडिविजुअली देखते हैं। अब क्या देखते हैं इसको इंडिविजुअली, जैसा ना हमने लिखा था। तो मैं तुम्हें एक ज्वाइंट निकाल के दिखाया हूँ, x को 0 और y को 0 लेके मैं ये पार्ट निकाल के दिखाया हूँ। अब इसको इंडिविजुअली देखते हैं क्या आता है, अलग अलग प्रोडक्ट क्या आता है। सो अगर मैं इसको अलग अलग करता हूँ, जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है सेट हो गया tt ना, इसका मतलब tt था, tt ये इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, एक आउटकम है 4 में से 1/4,
द प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू y इज इक्वल टू 0। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आउटकम क्या है, HH। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। अब तुम चेक करो क्या ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो एक्चुअली इस क्वेश्चन में कि जो एक्चुअली 0 0 पे ज्वाइंट आया वो तो प्रोबेबिलिटी 0 आ गई, और इंडिविजुअल का प्रोडक्ट अगर मैं कर दूं, है ना, अगर मैं इंडिविजुअल का प्रोडक्ट करता हूं तो यहाँ पे अगर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट करूं, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 इनटू प्रोबेबिलिटी y बराबर 0। तो ये तो 1/4 है और ये भी 1/4 है, तो मल्टीप्लाई तो 1/16 आ गया। तो ज्वाइंट पीएमएफ जो आया 0 0 पे वो 0 आया, प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स 1/16 आया। तो क्वेश्चन ये है कि अब ये जो रैंडम वेरिएबल है क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, क्वेश्चन ये है। तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो आंसर यहाँ हुआ कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो था बट नॉट इंडिपेंडेंट, और ये और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, एक मैं समझा दिया तुम्हें बस। सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ज्वाइंट में आएगा डिटेल में ये आईआईडी वाला। सो एक एग्जांपल हमने उसे वेरीफाई कर लिया कि ये जो हमने डिफाइन किया है तो आइडेंटिकली और इंडिपेंडेंट दोनों एक दूसरे से फ्री है, मतलब हो सकता है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो इंडिपेंडेंट ना हो, है ना, हो सकता है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो इंडिपेंडेंट हो सकता है दोनों हो या हो सकता है दोनों ना हो, है ना। तो कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच, ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ही, या आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इंडिपेंडेंट होगा ही, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ना हो, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या दोनों ना हो या कोई भी ना हो, इस तरह कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक एग्जांपल अभी जो कंसीडर किया था उसमें ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इंडिपेंडेंट नहीं है ना। ऐसे एग्जांपल्स भी है जहाँ इंडिपेंडेंट भी होंगे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होंगे, है ना। सो अभी जो हम बात करेंगे तो एग्जांपल समझा दिया, ओके। कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हो इस एग्जांपल में, कुछ डाउट हो तो। चलिए तो अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं। सर अगर प्रोबेबिलिटी सर x इक्वल टू 1 पे निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा। x इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन y इक्वल टू 1 निकालेंगे 1 टू डिस्ट्रीब्यूशन। देखो तुम्हें पता है ना, एक एग्जांपल काफी है नो कहने के लिए, है ना। तो यहाँ क्या लिखा था, ध्यान दो, डेफिनेशन को देखो ठीक से, हर पॉइंट पे होना चाहिए ना। ये देखो ध्यान से, यहाँ मैंने क्या लिखा, डेफिनेशन ध्यान से देखो कि ये तो इंडिपेंडेंट कहाँ डिफाइन किया मैंने, अच्छा उधर ही किया ना, उधर ही किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है मैंने कि ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल होगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, चाहे कोई भी नंबर तुम ले लो दोनों इक्वल आने चाहिए। अब एक पॉइंट में फेल हो गया तो हम दूसरा क्यों चेक करेंगे, ठीक है ना। सो एक एग्जांपल एनफ है नो कहने के लिए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जैसे है ना, कोई कहता है कि ना वो इंसान बहुत ईमानदार है और तुम्हारे साथ उसने कभी चीटिंग कर दी, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं नहीं भाई तुम गलत बोल रहे हो, उसने मेरे साथ चीटिंग की थी, मतलब क्या कह रहे हो तुम कि तुम्हारे पास एक काउंटर एग्जांपल है उसके लिए ना। तो ये चीज है, किसी को गलत कहने के लिए एक एग्जांपल काफी है ना। अगर किसी को सही बोलना है तो हजारों एग्जांपल कम पड़ जाएंगे, उसको फिर इन जनरल प्रूव करना पड़ेगा फॉर एवरी केस। तो अगर मुझे इंडिपेंडेंट दिखाना होगा तो मुझे दिखाना होगा हर एक्स वाई के लिए ऐसा होगा, तो वो फिर मुझे 0 0 0 1 1 0 1 1 4 के लिए दिखाना पड़ेगा। अगर ये इंडिपेंडेंट होता मान लो, तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल से इंडिपेंडेंट नहीं कह देता। अगर मान लो ऐसा होता है यहाँ पे कि चलो अगर आ गया ऐसा कि ऐसा होता है, यहाँ भी 1/16 आया और यहाँ भी 1/16 आया, इसका मतलब ये नहीं मैं कह दूंगा इंडिपेंडेंट हो गया। अरे भैया हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक किया है, हम इंडिपेंडेंट तब बोलेंगे जब हमेशा ऐसा हो रहा होगा, हमेशा फॉर एवरी रियल नंबर, है ना। तो ये नहीं एग्जाम्पल मैंने लिया है क्योंकि मुझे गलत दिखाना था, ठीक है ना। तो सब आगे, तो ये जनरल लॉजिक है पूरे मैथमेटिक्स का कि किसी स्टेटमेंट को मुझे गलत दिखाना है तो एक एग्जाम्पल एनफ है जो उसके अगेंस्ट चले जाए, है ना। सही दिखाना है तो करोड़ों एग्जाम्पल भी कम है, उसको इन जनरल हर पॉइंट पे दिखाना पड़ेगा डेफिनेशन के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है। सो इट शुड बी ट्रू ऑलवेज, है ना। तो ये चीज है,
तो वो हम आगे देखेंगे। एक एग्जांपल से मैंने दिखा दिया इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट होता तो यहाँ पे सपोर्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 1 2 0 1 2। अच्छा सॉरी मैं 4 केस बोल दिया था ना, कितना होगा, कितने केस बनेंगे, पेयर कितने बनाए जा सकते हैं, 9 पेयर बन जाएंगे। अगर मुझे इसको इंडिपेंडेंट दिखाना होगा तो मुझे क्या 0 0 लिया मैंने, 0 1 0 2, फिर 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, इस तरीके से। तो इन 9 पेयर्स में मुझे 9 डिफरेंट कंडीशन चेक करने होंगी लाइक दिस। अभी एक कंडीशन मैंने चेक किया है, तो ये सब आगे आएगा जब हम ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, है ना, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जब स्टार्ट। अभी हम यूनिवेरिएट पढ़ रहे हैं, मतलब एक रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। मल्टीवेरिएट में ये सब डिटेल में आएगा। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे मैं थ्योरम लिखूंगा, वहां आईआईडी वर्ड यूज होगा, तो वो तुम्हें थ्योरम बस याद रखना है, ठीक है। बाद में और डिटेल में जब मल्टीवेरिएट करेंगे तो और डिटेल में समझ आएगा तुम्हें। सो होता क्या है, अब आते हैं थ्योरम पे जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो एक तुमने देखा कि बाइनोमियल का स्पेशल केस बर्नौली है ना, बाइनोमियल में n को 1 रख दूंगा तो वो बर्नौली के पीएमएफ इक्वल आ जाएगी। तो बाइनोमियल मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वन काइंड ऑफ बर्नौली, उल्टा बोल दिया नहीं, हाँ नॉट बर्नौली। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल बर्नौली नहीं होगा हमेशा, है ना। सो बर्नौली इज अ स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल, मैं ये लिख देता हूँ। सो मैं कुछ रिमार्क लिखा था, उसी रिमार्क में ऐड कर देता हूँ कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल केस ऑफ, कौन सा स्पेशल केस है, n इज इक्वल टू 1 ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, नॉट वाइस वर्सा, है ना, कन्वर्स इज नॉट ट्रू है। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ए स्पेशल केस ऑफ बर्नौली। बर्नौली एक पर्टिकुलर केस है बाइनोमियल का। बाइनोमियल है ना एक जनरलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ n की वैल्यू है ना, n कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। बर्नौली में n को 1 फिक्स कर देंगे तब वो बाइनोमियल ही बर्नौली बन जाएगी, इस तरह से, है ना। सो मतलब ये से मैंने कहा, ऊपर दिमाग में लिखा मैंने कि जो बर्नौली है P इज स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल, है ना, बाइनोमियल का स्पेशल केस है। जैसे आगे डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल, लाइक बर्नौली इज स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल, है ना। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से काई स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे रिजल्ट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे क्वेश्चंस में, है ना, तो यूज होगा। ओके तो थ्योरम क्या है, सो थ्योरम हमारे पास है लेट, अच्छा मैं कुछ क्वेश्चन से लिखता हूँ पहले, लिख दो, चलो देखो, लेट x1 एंड x2 आर IID बर्नौली P, ठीक। तो बर्नौली P का मतलब बाइनोमियल 1, P, ठीक। देन तो IID मतलब समझ आया तुम्हें, IID इंडिपेंडेंट इन आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों का कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बर्नौली P है। तो आपसे पूछ रहा है या यहाँ पे थ्योरम है, तो चूंकि होगा देन x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, बताओ जिन लोगों को आइडिया है, ठीक है ना। सो ये सिंपली 2 बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का सम बाइनोमियल 2, P हो गया, तो n ऐड होगा, जनरलाइज भी कर सकते हैं इसको हम लोग, तो इसको जनरलाइज करेंगे। so if we generalize it, let x1 x2 up to xn, these are IID Bernoulli P, ठीक।
देन सो x1 x2 xn दीज आर IID बर्नौली p, बर्नौली है विथ पैरामीटर p, मतलब बाइनोमियल 1p, ठीक है ना, जैसे ऊपर है। देन समेशन xi, अच्छा चूंकि मैंने, ठीक है, सो बर्नौली है ना, सो i फ्रॉम 1 टू n ले लिया, है ना। सो दिस हैज, मतलब इसका मतलब हो गया कि x1 x2 अप टू xn है ना। सो दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होगा, तुम लॉजिकली यू कैन डिसाइड, ठीक है ना। सो ये जो है, सो ये हो जाएगा दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा p। तो ध्यान रखना है कि p सेम है, n चेंज हो रहा है। अब ये लिखने का मतलब है कि इसका पीएमएफ तुम्हें पता है ना। जब कहीं डिस्ट्रीब्यूशन लिखा जा रहा है तो अब इसका मतलब ये कि तुम्हें इसका पीएमएफ पता है। एग्जाम में अगर ऐसा लिखा हुआ है तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि बाइनोमियल np का पीएमएफ होता है ncx p की पावर x q की पावर n माइनस x, जो लिखाए थे। सो उसका पीएमएफ तुम्हें पता होना चाहिए। ये एक नया रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है एक्चुअली। सो ओके, अब नेक्स्ट थ्योरम ये है कि इफ x is binomial n, p, then y जिसका मान लो नाम है n माइनस एक्स, मतलब नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं फिर से हम। सो y इज इक्वल टू n माइनस एक्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, बाइनोमियल NQ। ठीक है ना। तो ये हमने बर्नौली में भी क्वेश्चन देखे थे, वहां 1 माइनस एक्स लिखा होगा क्योंकि n वहां 1 होता है। तो ये हो जाएगा बाइनोमियल ही रहेगा n कॉमा, जस्ट यहाँ चेंज हो जाएगा 1 माइनस पी, मतलब q, है ना। तो मतलब n कॉमा q हो जाएगा ये। सो मतलब इसका जब पीएमएफ लिखोगे आप तो मतलब ये है दैट इज कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, जब x लिखोगे तो ये आएगा ncx p की पावर x 1 माइनस पी की पावर n माइनस x, है ना। एंड इसका ये मतलब है कि जब y का आप पीएमएफ लिख रहे होगे यहाँ पे, सो y इज इक्वल टू x लिख लो चाहो तो, या y इज इक्वल टू स्मॉल y जैसे लिखना है तुम्हें। सो y इज इक्वल टू y लिखना है तो यू कैन राइट, ये होगा n चूज y, ठीक। ये हो जाएगा 1 माइनस पी की पावर y एंड p की पावर n माइनस y, ठीक है। इस तरीके से पीएमएफ होगा एक्चुअली। सो ये पीएमएफ x का है, वो पीएमएफ y का है। सबका प्रूफ भी है, यू कैन प्रूफ ऑल्सो, ठीक है ना। सो यहाँ x जो है, सो जहाँ पे x की वैल्यू, वेयर x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 अप टू n, एंड यहाँ भी where small y can take value 0 1 2 up to n, सपोर्ट ऑफ बाइनोमियल है ना, जो सपोर्ट होगा। तो ये बाइनोमियल के थ्योरम्स हो गए। अब देख लो इसमें कोई डाउट है तो बताओ, सिंपल है। ओके, थोड़ा आगे भी लिखा देता हूँ, ऐसे टाइम तो होने वाला है। लेकिन नेक्स्ट थ्योरम जो है, सर ऊपर वाला थ्योरम में समझा दीजिए। जी जी, ये वाला थ्योरम, ये दोनों तो सेम ही है ना, बस यहाँ क्या हुआ कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। अच्छा, अगर आप चाहो कि प्रूफ करो तो प्रूफ भी कर सकते हैं ट्राई हम, कि x1 x2 IID बर्नौली है तो सम का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। तो हालांकि थ्योरम है, थ्योरम को प्रूफ भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो मतलब क्या है कि x1 क्या है, बर्नौली है ना। तो x1 में क्या है कि तुम्हारे पास जब 0 या 1 वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, अगर तुम इसको प्रूफ ट्राई करना चाहो, मान लो, चलो, सो इफ यू वांट टू ट्राई द प्रूफ, सो कैसे करोगे। सो हमारे पास x1 जो है, सो x1 इज बर्नौली p, ठीक है, एंड x2 इज ऑल्सो बर्नौली p।
एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, वो दे रखा है और डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है। तो x1 की सपोर्ट कितना है जी, बताओ सपोर्ट ऑफ x1 0 या 1, x2 की वैल्यू भी 0 या 1। तो बताओ x1 प्लस x2, मान लो इसका y नाम दे देता हूं अभी मैं। सो y की वैल्यू कितनी होगी, सपोर्ट क्या क्या पॉसिबल है, 0 1, तो सोचो ना कि x1 प्लस x2 की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ सकती, कॉन्फिडेंट, कोई कॉन्फिडेंटली बताओ, सब तुक्का मार रहा है, क्या आंसर आएगा सर 0 1 2। हाँ है ना, अब सम है ना, तो x1 जब 0 x2 0 तो 0 आ सकता है, x1 0 x2 1 तो 1 आ जाएगा, x1 1 x2 0 तो 1 ही रहेगा, x1 1 x2 1 तो 2 आ जाएगा। तो ये सपोर्ट हुआ तुम्हारा, ये सपोर्ट लिख रहा हूँ ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर तुम्हें ऐसे दिक्कत हो रहा तो मींस इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, दैट इज कि x1 बिलोंग्स टू 0 1, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज x2 बिलोंग्स टू 0 1, एंड इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज तो यहाँ ये मतलब है दैट इज y जो है, जिसका नाम मैंने x1 प्लस x2 रखा है, दैट कैन टेक वैल्यू 0 1 2। अब तुम्हें प्रूफ करना है इसका ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल, जो डिस्क्रीट में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते थे हम, ये जो थ्योरम्स लिखा है पिछला, ये क्या है, तीनों थ्योरम्स क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन में बेस्ड, ट्रांसफॉर्मेशन तो कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि तुम्हारे पास एक रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ या पीएम पता है, अब उसके हेल्प से तुम्हें उसका कोई फंक्शन है जिसका तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो बताओ, मैं जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे डिस्क्रीट का, तो किसी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट में कैसे फाइंड करते थे हम, सपोर्ट निकाल दिए, यस, हाँ, तो यहाँ पे डिस्क्रीट है ना, तो पीएमएफ निकालेंगे सीधा सीधा। तो y क्या सपोर्ट में 0 1 2 है, मैं देखूंगा y 0 कब हो सकती है, मैं देखूंगा y की वैल्यू 1 कब हो सकती है, मैं देखूंगा y की वैल्यू 2 कब हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो, हो जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से, तो y बराबर 0 मतलब x1 प्लस x2 बराबर 0। अब सोचो कि x1 प्लस x2 0 आने के लिए क्या होगा एक्चुअली, व्हाट कैन यू राइट, x1 की वैल्यू क्या होगी और x2 की वैल्यू क्या होगी, ताकि सम 0 हो जाए, 0 0, इसको बोल रहा हूँ ज्वाइंट पीएमएफ, वर्ड यूज किया था मैंने, ज्वाइंट पीएमएफ। अब चूंकि ये इंडिपेंडेंट भी दे रखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, क्या लिख सकता हूँ मैं, probability of x 0 into probability of x 1। यस, मतलब जो इंटरसेक्शन बीच में कॉमा है ना, तो कॉमा का मतलब इंटरसेक्शन है, और लैंग्वेज में जहां कॉमा लिखा रहता है वहां और उसका उसका मतलब एंड होता है। अगर कहीं पे है ना x = 1, x = 2 ऐसा होता है ना, या कहीं पे लैंग्वेज किसी क्वेश्चन में जैसे मैं लिखता हूँ 0 1 2 है ना, तो इट मीन 0 1 2 दीज आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस, या लैंग्वेज यहाँ पे कॉमा का मतलब है तुम्हारे पास, यहाँ पे एक्चुअली और है कि दिस कैन टेक वैल्यू दिस दिस दिस, लेकिन जनरली यहाँ पे जो कॉमा यूज कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब यहाँ पे एंड है एक्चुअली, x1 is 0 एंड x2 is 2। तो वैसे यहाँ पे मीनिंग, इसका मीनिंग तो यहाँ पे ये है, इसका मीनिंग एक्चुअली यहाँ पे ये है, कई बार है ना लिखने का इजी लिखने के लिए वैसा लिख देते हैं, इसका मीनिंग एक्चुअली ये है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली इसका मतलब है, मतलब या तो मैं ऐसे लिख दूं तुम्हें, है ना, तुम्हें अगर कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको क्लियर लिख दूं, क्लियर ये है कि x1 विल टेक वैल्यू 0 इंटरसेक्शन x2 विल टेक वैल्यू 0, यही पॉसिबिलिटी है। अब ये इवेंट है तो 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, x1 is 0 एंड x2 is 0। अब बताओ x1 बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1 माइनस p, और x2 बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1 माइनस p, टोटल कितना हो गया 1 माइनस p स्क्वायर, यही ना। सिमिलरली probability x1 plus x2 is equal to कितना 1, इक्वल टू 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बताओ, ये 1 कब हो सकती है, एक 0 और एक 1 होता है। हाँ, तो ये कब होगी, प्रोबेबिलिटी
So x1 is 0 and x2 is 1 or x1 is 1 and x2 is 0. So ये पॉसिबिलिटी है. There are two cases. 0 plus 1 भी 1 हो सकता है और 1 plus 0 भी 1 हो सकता है. So there are two cases. तो two केस में सम किया हमने. So one is this possibility or this. तो और मतलब प्लस लगाया. So अब again with the similar logic they are independent. तो you will write as a product. So x1 is 0 into x2 is 1 plus x1 is 1 into x2 is 0. अब बताओ x1 is equal to 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी थी? 1 minus p. x2 is equal to 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है? p. तो ये हो गया p into 1 minus p plus बताओ x1 is equal to 1 पे p और x2 is equal to 0 पे दोनों सेम ही हैं. दो बार ऐड हो रहा है. 2 टाइम कर दूं यहीं पे. तो 2 टाइम और तुम ध्यान से देखो. चलो अभी आगे लिखते हैं. प्रोबेबिलिटी y बराबर 2. सो x1 प्लस x2 बराबर 2. अब फिर सोचो तुम कि x1 प्लस x2 2 कब हो सकती है. तो इसके लिए यू नो ऑलरेडी कि x1 कैन टेक वैल्यू 1 एंड x2 कैन टेक वैल्यू 1. ओनली दिस इज द पॉसिबिलिटी. और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि x1 x2 फिक्स है. 0 1 हो सकता है बस. तो इसको अलग अलग कर दो. तो अलग अलग डायरेक्टली लिख देता हूं मैं. x1 बराबर 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है और x2 बराबर 1 की जितने भी थ्योरम से रिजल्ट लिख रहा है सबका प्रूफ है. मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ. पहला वाला जो कल थ्योरम लिखा है ये ना, इस थ्योरम पहले वाले थ्योरम को मैं प्रूफ लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें ताकि तुम्हें समझ आए ये बना कैसे है ना. ये बना कैसे बाइनोमियल 2p. तो यहाँ से आ गया तुम्हारे पास 1. तो ये हो गया p स्क्वायर. एग्री. अब ध्यान से देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2c0 p की पावर 0 1 माइनस p की पावर 2. इसको लिख सकता हूँ 2c1 p की पावर 1 1 माइनस p की पावर 1. और इसको लिख सकता हूँ मैं 2c2 p की पावर 2 1 माइनस p की पावर 0. अब तुम कंपेयर कर लो बाइनोमियल के पीएमएफ से. ठीक है ना. n यहाँ 2 है तो nc0 p की पावर 0 q की पावर है ना दिस. nc1 n2 है यहाँ पे p की पावर q की पावर n माइनस. सो ये किस रूल को फॉलो कर रहा है? सो यहाँ से क्या नोटिस किया तुमने? यहाँ से तुमने नोटिस किया कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू लेट्स से r. सो दिस इज लाइक ncr p की पावर r और 1 माइनस p की पावर n माइनस r. सो n इज नथिंग बट. ठीक है. तो यहाँ पे n तुम्हारा क्या है? 2 है. सो ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चेक करो. सो व्हाट इज द प्लेस ऑफ n? व्हाट इज इन द प्लेस ऑफ p? n कितना था? 2 है और p कितना है? मतलब p तो p ही है. सो p जस्ट p. सो चेक करो ये ट्रू है कि नहीं. तो ये रिजल्ट ऐसा लिख सकते हैं हम. अरे हाँ ना बोलो भाई. किसका डाउट है? कुसुम तुम्हारा डाउट था ना. समझ आएगी कि नहीं? यस सर. हाँ. तो इस तरीके से बाकी थ्योरम से प्रूफ किए जा सकते हैं इसी लॉजिक से. यहाँ मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वाला लॉजिक लगाया. तो y इस रूल को फॉलो कर रहा है जहां पे n की जगह 2 है. जहां पे n की जगह 2 है ना और r कैन टेक वैल्यू 0 1 2. जो r मैंने यूज किया है दैट कैन टेक वैल्यू 0 1 2 0 1 2. सो ये हो गया हमारा पीएमएफ y का. सो इसका मतलब यहां से क्लियर पता चल गया कि y इज बाइनोमियल 2, p. और y क्या था एक्चुअली? y को हमने नाम x1 प्लस x2 का ही नाम y रखा है मैंने. तो x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 2, p. ठीक है. सो थ्योरम बनाई गई है हमें लाइफ को इजी बनाने के लिए. अगर जिसको थ्योरम याद नहीं है तो एग्जाम में भी ये सब उसको करके देखना पड़ेगा तब उसको आइडिया लगेगा. ओके समझ लो ना. अगर तुम्हें थ्योरम याद है, अगर ये एग्जाम में आ गया मान लो कि x1 बर्नौली है x2 बर्नौली है दोनों बार इंडिपेंडेंट है तो बताओ सम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. तो तुम्हें थ्योरम याद है तुम सीधा टिक कर दो बाइनोमियल 2p. जिसको याद नहीं है वो क्या करेगा? तो फिर वो ये करेगा. तो ये सब करेगा तो उसको दिखेगा. ठीक है. तो वैसा है सेम थिंग. तो मुझे भी देखो मुझे कई सारे थ्योरम मुझे भी हो सकता है अभी पता ना हो
तो वो क्वेश्चन ऐसा नहीं मैं छोड़ दूंगा, फिर उसको मैं क्या करता हूँ, तो डिटेल जो वे है उससे सॉल्व करते हैं, ऐसा होता है ना। तो वैसे तुम्हारे पास है, जिसको थ्योरम पता है वो जल्दी कर लेगा, नहीं पता है तो फिर वो उसको डिराइव करेगा, एग्जाम में सॉल्व करेगा उसको इस तरह से। ओके चलो, तो अभी थ्योरम्स तो रह ही गया, मेनली बाइनोमियल के लिए भी थ्योरम्स हैं जिसको नेक्स्ट क्लास में चलो कंटिन्यू करते हैं। तो आज तो मेनली बाइनोमियल में ही हो गया खत्म, ज़्यादा कुछ कराया नहीं, रिपीट ही करा दिया बाइनोमियल, हालांकि क्योंकि यही थोड़ा नया है, बाकी तो लास्ट क्लास में भी कराए थे, है ना। ये सब तो लास्ट, यहाँ तक तो लास्ट क्लास में, यहाँ इंडिपेंडेंट कराया आज, ये थोड़ा नया है। इंडिपेंडेंट डिस्कस किया, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्कस किया, ये कराया। बाकी तो ये सब लास्ट क्लास में किए ही थे, ये भी लास्ट क्लास में किया था, ये भी लास्ट क्लास में लिखाया था। तो कुछ चीज़ें रिपीट हुई, थोड़ी सी हमें सीखी आज। तो आज बाइनोमियल ने डिस्कस किया थोड़ा सा, आगे अगला और थ्योरम्स हैं, तो बहुत सारे थ्योरम्स हैं, तो रट्टा नहीं मारना, उसको क्या समझना है तुम्हें कहना क्या है, और उसको क्वेश्चंस पे यूज करोगे तो खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट, जब देखो ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो थ्योरम बेस्ड ही क्वेश्चन है। अगर थ्योरम का स्टेटमेंट याद है ऐसे डायरेक्टली टिक कर दोगे, नहीं याद है तो यू हैव टू, है ना, डू व्हाट यू डू इन द प्रूफ, सेम थिंग यू हैव टू डिराइव टू गेट द ऑप्शन, है ना। ओके, सो अभी के लिए इतना ही हो गया टाइम, हाँ ठीक है, आज 1 घंटे ही था क्योंकि वो एक सीनियर आए थे तो उनके साथ, ठीक है। सो चलो, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट सर।